Hello everyone, this is Ravi Jha. I am a practicing advocate in Allahabad High Court as well as the founder of विधि शास्त्रम. सबसे पहले मैं रवि झा आप सभी का विधि शास्त्रम के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर सप्ताह आपके साथ एक विशेष टॉपिक को लेकर डिस्कशन होता है और आज के लिए जो विशेष टॉपिक है वो है आपका द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सन 2015 और इसके लिए आज हमारे जो खास पैनलिस्ट हैं उनका नाम है एडवोकेट हिना शर्मा मैम. तो हिना मैम, सबसे पहले मैं रवि झा आपका पूरे विधि शास्त्रम परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और इसके साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हिना मैम आपने अपना मास्टर्स इन लॉ एमटी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और आपका जो कोर एरिया था वैसे तो वो आपका फैमिली लॉ था, बट आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो आपका मैट्रिमोनियल लॉज और आपका क्रिमिनल लॉ भी है. इसके साथ ही साथ हिना मैम आप दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी आप प्रैक्टिस करती हैं और साथ ही साथ बहुत सारे मौक़ों पे आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है. जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज का जो हमारा विषय है वो बेसिकली एक जुवेनाइल जस्टिस की बात करता है. तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके साथ मैं सिर्फ दो शब्दों को लेकर चर्चा के रूप में शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ. सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जुवेनाइल का मतलब क्या होता है और दूसरा बात ये है कि जस्टिस से आप क्या समझते हैं. तो अगर कभी भी आपने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को देखा होगा तो आमतौर पर इसका एक प्रियम्बल आपको देखने को मिलेगा और कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी एक्ट की गहराई को समझना है या उसके ऑब्जेक्ट को देखना है तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ और सिर्फ उसके प्रियम्बल को देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द आपके जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे. तो हिना मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर मैं इस एक्ट के प्रियम्बल की बात करता हूँ तो आमतौर पर इस एक्ट के प्रियम्बल में जिन शब्दों के ऊपर खास फोकस किया गया है वो है बच्चों की नीड, बच्चों की केयर, उनके प्रोटेक्शन, उनके केटरिंग और आमतौर पे उनके प्रॉपर रिहैबिलिटेशन को ध्यान में रखते हुए. तो हिना मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर इस एक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी या व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट. हिना मैम. Thank you, Ravi. I'm very grateful to be here today. And सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आज का जो ये सेशन रहेगा ना, ये काफी यूजफुल रहेगा सभी के लिए, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या वो अभी कोई भी फ्रेशर प्रैक्टिशनर हो, क्योंकि हम आज इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लेके चलेंगे, है ना. जी मैम. तो रवि, जैसा आपने बताया कि अगर हमें किसी एक्ट को समझना है तो हम अगर उस एक्ट को एज अ होल भी ना देखें तो हम उसके प्रियम्बल को पढ़ लें तो हमें बेसिकली उस एक्ट के ऑब्जेक्ट को और उसकी गहराई को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जी. तो अगर हम आज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करते हैं तो बेसिकली रवि क्या है ना कि ये एक्ट अगर हम इसके फ्रेमवर्क को देखें तो ये 3 फैक्टर्स की बात करता है. सबसे पहले अगर हम बात करें तो चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर की बात करता है. इसी के साथ साथ ये उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बात करता है और जितने भी मेथड्स हैं वो रिस्टोरेटिव मेथड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी मैटर्स को डील करता है. तो बेसिकली क्या है कि अगर हमें इस एक्ट को समझना है तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इसका फ्रेमवर्क क्या है, प्लस ये चाइल्ड कौन है या जुवेनाइल कौन है, और हम अगर उसके जस्टिस की बात करते हैं तो वो रेस्टोरेटिव जस्टिस के सेंस में यूज किया जा रहा है. ओके. तो हिना मैम, जैसा कि आपने यहाँ पे बताया कि चाइल्ड, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ चाइल्ड एज पर योर ओपिनियन. देखिए, अगर एज पर माई ओपिनियन तो ये हम सभी को पता है कि जनरली हम ये कहते हैं कि चाइल्ड अगर कोई है ना, एज अ होल अगर हम डिफरेंट लॉज को हमने देखा है तो चाइल्ड अगर कोई है तो द पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, है ना. और यहीं पे अगर हम इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की भी बात करते हैं ना तो ये भी सेक्शन 2 क्लॉज 12 में यही कहता है कि द पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स वो एक चाइल्ड है. ठीक है. ठीक है मैम. इसी के साथ साथ हम एक डेफिनेशन 2 क्लॉज 35 में भी पढ़ते हैं जुवेनाइल की, जो कि सेम बात करता है कि अगर हम जुवेनाइल को समझना चाहते हैं तो वो जुवेनाइल कौन है, वो जुवेनाइल भी वही पर्सन है हु इज बिलो 18. एग्जैक्टली. तो जैसा कि मैम आपने कहा कि आमतौर पे अगर हम चाइल्ड और जुवेनाइल को एक साथ लेकर चलें तो एक कॉमन सेंस निकल कर आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी तक अपनी 18 वर्ष की आयु को प्राप्त ना किया हो. तो मैम, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे और है कि ये जो चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं, क्या ये जेंडर न्यूट्रल है या जेंडर बायस्ड है? इसमें क्या मैम लड़के लड़कियों दोनों को शामिल किया गया है? कहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल लड़कियों के लिए अलग एज हो, लड़कों के लिए अलग एज हो? नहीं, बिल्कुल ये न्यूट्रल है. कोई ऐसा कहीं भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है कि ये गर्ल्स के लिए अलग होगा या बॉयज के लिए अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है.
ओके। तो हिना मैम, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि आमतौर पे जब हम आईपीसी पढ़ते हैं या बीएनएस पढ़ते हैं, भारतीय न्याय संहिता, तो वहाँ पर आमतौर पे बच्चों के प्रोटेक्शन की भी बात की गई है। डोली कैपेक्स और डोली इनकैपेक्स जैसी मैगजीन्स का यूज़ किया जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि जो लेजिस्लेचर ने सन 2015 में इस एक्ट का निर्माण किया, तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य है बच्चों को पनिश करना? क्योंकि मैम, जितना भी मेरे पास थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान है, उस आधार पे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इस एक्ट के अंदर आमतौर पे बच्चों के पनिशमेंट की ही बात की गई है, आमतौर पे बच्चों की कस्टडी की ही बात की गई है। तो क्या हम इसको एक पॉजिटिव सेंस में लें, या इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकल कर आएगा? नहीं, देखो, अगर हम पनिशमेंट की बात करते हैं ना, कि बच्चों के पनिशमेंट की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं हम इसके ऑब्जेक्टिव को इधर उधर हिला देंगे। अच्छा। हमने अभी क्या बात की? रिस्टोरेटिव जस्टिस की बात की है। जी। तो हमारा जो बेसिकली मोटिव है वो उनको पनिश करना नहीं, बल्कि उनको रिफॉर्म करना है ना? हमें उन्हें रिफॉर्मेशन की साइड ले जाना है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, क्योंकि हमें भी पता है हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसका कहीं ना कहीं मोटिव सिर्फ ये है कि रिफॉर्मेशन होना चाहिए, है ना? तो अगर हम पनिशमेंट की भी बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में पनिशमेंट की बात करते हैं, तो मैक्सिमम 3 इयर्स की पनिशमेंट हम दे सकते हैं किसी भी जुवेनाइल को, बिल्कुल मैम, अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। और उससे ज्यादा अगर हम बात करते हैं 2015 के अमेंडमेंट की, जैसा कि आपने कहा कि आईपीसी और अदर लॉज हैं जिसमें हमने डोलिन कैपेक्स और इन सब की बात की है, तो देखिए वहां डिफरेंशिएशन दिया गया है एज में। जैसे वहां क्या दिया गया है कि अगर जो चाइल्ड है वो बिलो 7 इयर्स है ना, तो वहां वो टोटली इम्यून है ना। और अगर हमने यहाँ बात की है कि अगर वो अबव 7 है बट वो 12 इयर्स तक का है ना, तो उस केस में डिफरेंट सिचुएशन है। 12 इयर्स अगर वो है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि उसकी मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। बिल्कुल वहां हम उसको देख के बात करते हैं। और अगर 2015 के अमेंडमेंट की हम बात करते हैं, तो 2015 के अमेंडमेंट से एक चेंज जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में हुआ है या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हुआ है, वो ये कि अगर किसी जुवेनाइल ने कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि 3 कैटेगरीज में ऑफेंसेस को डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका पेटी ऑफेंस है, एक आपका सीरियस ऑफेंस है, और एक आपका हीनियस ऑफेंस है। ये जो ये जो 2015 का अमेंडमेंट हुआ, ये इस सेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप देखेंगे कि इसने आपके पूरे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को ही बदल डाला है इस अमेंडमेंट ने। तो हिना मैम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 2012 या 13 का वो दौर था जब निर्भया इंसिडेंट हुआ था, और वहाँ पे एक जो व्यक्ति था उसको सिर्फ मैक्सिमम 3 साल की ही सज़ा दी गई थी, उसके बाद उसको रिलीज़ कर दिया गया था। तो जो आपने अभी कैटेगराइजेशन किया है, चाहे वो पेटी ऑफेंस को लेकर हो, सीरियस ऑफेंस को लेकर हो, या हीनियस ऑफेंस को लेकर हो, और अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वाक्य भी यूज़ किया था कि आमतौर पे हम इस एक्ट के अंदर पहले मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा देते थे। तो अब आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब ऑफेंस की कैटेगरी को देखते हुए सज़ा को डिसाइड किया जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि दैट व्यक्ति इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, इट डजंट मीन कि ही विल गेट ओनली मैक्सिमम पनिशमेंट अप टू द 3 ईयर्स। हो सकता है कि उसको सजा 3 साल से ज्यादा भी मिले। एग्जैक्टली मैं यही आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए बेसिकली क्या हुआ है कि पेटी ऑफेंसेस और सीरियस ऑफेंसेस के केस में तो सिचुएशन चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं हीनियस ऑफेंसेस की, तो यहाँ हीनियस ऑफेंसेस में हमने कुछ चीजें डिवाइड की हैं। अब इसमें क्या बेसिकली किया गया है, अब यहाँ हमने देखा कि अगर एक हीनियस ऑफेंस है, तो पहली बात वो ऑफेंस कौन सा होगा, तो यहाँ पे हीनियस ऑफेंस की डेफिनेशन में दिया गया है कि हीनियस ऑफेंस वो ऑफेंस है जहां पे जो मिनिमम पनिशमेंट दी गई है वो 7 इयर्स एंड मोर दी गई है। अच्छा, हाँ, जो हीनियस ऑफेंस है वो 7 इयर्स और मोर उसकी मिनिमम पनिशमेंट है, ठीक है। अब अगर वो हीनियस ऑफेंस कमिट करता है एंड ही इज बिलो 16, तो सिनेरियो डिफरेंट होगा। एंड इफ ही इज बिलो ही इज अबव 16 टिल 18, तो सिनेरियो डिफरेंट होगा। यहां जो चेंज आ जाएगा वो उसके फिर आप उसके मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, और फिर आप डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स को इंक्वायर करेंगे। कहने का मतलब है जो बोर्ड इंक्वायरी करेगा या असेसमेंट करेगा फिर उसकी एज को देखते हुए, तो फिर वो चीजें वैसे उस तरीके से चलेंगी। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि अगर वो चाइल्ड 16 इयर्स अबव है और वो टिल 18 और उसने ऐसा हीनस ऑफेंस कमिट किया है कि बोर्ड को ऐसा लगता है कि इसका जो ट्रायल है वो अडल्ट ट्रायल होना चाहिए, तो फिर उसका जो ट्रायल चलेगा वो अडल्ट ट्रायल चलेगा।
और जब तक वो 21 ईयर्स का नहीं हो जाएगा तब तक उसको रिफॉर्मेशन सेल में रखा जाएगा और 21 ईयर्स का होने के बाद उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो हिना मैम, आपने जो अभी पूरी स्टोरी नरेट की है उस हिसाब से जितना मैं समझ पाया हूँ, बेसिकली लेजिस्लेचर ने जो हीनियस ऑफेंसेस है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरी वो बिलो 16 ईयर्स, एक कैटेगरी वो 16 टू 18 ईयर्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैम, आपने ये कहा कि अमूमन हीनियस ऑफेंसेस वो अपराध होते हैं जहाँ पे सज़ा मिनिमम 7 साल से शुरुआत होती है, मैक्सिमम वो डेथ सेंटेंस तक भी जा सकती है। दूसरा आपने कहा कि अगर ऐसा लगता है कि उसके द्वारा जो ऑफेंस कमिट किया गया है वो वाकई में गंभीर प्रकृति का है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो ट्रायल है वो अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए, यानी कि यूजुअली कोर्ट ऑफ सेशन की तरह उसका ट्रायल चले। और एक बात जो आपने और विशेष रूप से दर्ज की है वो आपने ये कन्वे किया है कि ऐसे व्यक्तियों को अगर सज़ा मान लीजिए उम्र कैद की भी मिलती है या 10 साल की भी मिलती है तो 21 साल तक तो हम उसको मिनिमम रिफॉर्मेटिव सेंटर पे रखेंगे। जैसा कि अक्सर हम लोग बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं कि हाँ भाई कोई जुवेनाइल जस्टिस केयर सेंटर है, या 30,000 के आसपास भी ऐसा हमने का रिफॉर्मेटिव सेंटर देखा है। और जब वो 21 साल की आयु को प्राप्त कर जाएगा तो इट डजेंट मीन कि उसकी सज़ा पूरी हो गई है, बाकी की बची हुई सज़ा को काटने के लिए उसको नॉर्मल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। एग्जैक्टली सेम मैम। एक्चुअली मैं यहाँ आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी। यहाँ बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक प्रोविजन दिया गया है जहाँ पे बेसिकली मैं आपको सेक्शन बताऊंगी कि किसी भी जुवेनाइल को ना आप लाइफ और डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट ग्रांट नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। ओके, नहीं दे सकते। ठीक है, तो हाँ, तो वो इंक्वायरी में थोड़ा सा होगा जो डिसाइड किया जाएगा और फिर पनिशमेंट लाइफ और डेथ ना होके कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए मैम कि अगर उसको 10 साल की सजा भी मिलती है तो भी तो मैक्सिमम 21 साल तक तो रिफॉर्मेटिव सेंटर पे रहेगा। एग्जैक्टली उसके बाद उसको स्टेट गवर्नमेंट तरफ से जो जेल वगैरह बने वहां पे उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, वहां उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओके। बट एक्चुअली हाँ, अगर हम प्रैक्टिकली देखें ना रवि, तो एक ऐसा वाकया मेरे सामने आया कि हम पढ़ते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में। जुवेनाइल, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम बात करें थोड़ा डिटर्मिनेशन ऑफ एज की, है ना, कि अगर एक चाइल्ड है और उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि एक प्रैक्टिकल सिनेरियो अगर हम देखें तो समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि जो जुवेनाइल है वो 15 इयर्स का है, उसने ऑफेंस कमिट किया और उसने ऑफेंस कमिट किया, वो कोर्ट गया, कोर्ट में उस लिखा हुआ है एफआईआर में भी कि वो 15 इयर्स का है, बट स्टिल कोर्ट डिड नॉट कंसीडर इट। कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया उसकी एज को और उसको अडल्ट जेल में भेज दिया। बट मैम ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? प्रैक्टिकली ये ऐसे पॉसिबल हुआ कि उस समय उस जुवेनाइल के पास कोई भी अपना एज प्रूफ था नहीं। एज प्रूफ था, ठीक है, एज प्रूफ था नहीं, तो वो कोर्ट को सबमिट नहीं कर पाया कि उसका एज प्रूफ क्या है। बट यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट के ऊपर भी आ जाती है कि अगर आपको देख के वो लगा नहीं कि वो जुवेनाइल है या नहीं है, अगर आप नहीं ये कंसीडर कर पाए तो एटलीस्ट आपको उसे जे बोर्ड शिफ्ट कर देना चाहिए था और उसमें इंक्वायरी करनी चाहिए। तो समटाइम्स ऐसा। तो मैम जैसा कि ये जो केस आपने डिस्कस किया है, तो क्या इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें मैम उस बच्चे की उम्र क्या थी? क्या अबव 18 थी या बिलो 18 थी? नहीं, उस एफआईआर में मेंशन था कि उसकी एज 15 इयर्स है। चौंकाने वाली बात यही है, एफआईआर में मेंशन था कि एज 15 इयर्स है, बट उस पॉइंट को कंसीडर नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि ये जस्ट बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ रिसोर्सेस की वजह से। अभी आपको पता होगा कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आधार इज नॉट द प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, है ना? एग्जैक्टली। तो आधार, लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन है कि अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है हम तो आधार कार्ड दिखा देंगे और आधार में हमारी एज मेंशन है तो हमारा चल जाएगा। अब उस जो जुवेनाइल था उसके पास बस उसका आधार कार्ड था और वो बोला कि मेरे पास ये आधार कार्ड है और आधार कार्ड में मेरी एज ये है और मैं जुवेनाइल हूं, बट कोर्ट ने वो कंसीडर नहीं किया, ठीक है, और उसको जेल भेज दिया गया। तो मैम आपको नहीं लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट के इस को चैलेंज करना चाहिए हमें, क्योंकि जो चीज दिस इज वेरी मच चैलेंजेबल एंड दिस इज अ ग्रॉस इनजस्टिस बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हम बात कर रहे हैं रेस्टोरेटिव, तो मैं सिर्फ इस वाक्य से ये बताना चाहूंगी कि प्रैक्टिकली हमारे सामने ऐसे बहुत से इंसिडेंट हो जाते हैं और जब हम फ्रेशर होते हैं ना तो हम इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं, जो कि हमें रखना चाहिए, क्योंकि रिमांड पे तो वो आएगा तो उसको तो जेल भेज दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट क्योंकि दो बातें होती है, या तो आप उसको क्लेम करो, हाँ,
है ना, बीइंग एन एडवोकेट आप उसको क्लेम करो, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है, आप उसको क्लेम करो और शिफ्ट कराओ उसको जेजे बोर्ड में। हाँ और हाँ क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है ना, हम देख के हम नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा जुवेनाइल है, जो भी है। तो ये बहुत फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी ड्यूटी है कि हमें सबसे पहले ये क्लेम करना चाहिए कि ये जुवेनाइल है, और इसको रिफॉर्मेशन सेल में भेजा जाए या जेजे बोर्ड के पास भेजा जाए। तो हिना मैम, यहाँ पे मैं एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आमतौर पे आपको ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है उस बच्चे के जो बिहेवियर है या उसकी जो बॉडी जेस्चर है या उसकी अपीयरेंस से कोर्ट ने शायद ऐसा प्रिजम्पशन ड्रॉन किया होगा? क्योंकि मैम जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं 10th या 9th में था, तो मेरी क्लास में भी कुछ लड़के ऐसे थे कि उस वक्त उनकी दाढ़ी मुझ प्रॉपर आ चुकी थी, मतलब 6 फीट की हाइट थी, डोले शोले थे, दाढ़ी मूछ थी। तो हो सकता है मैम कि शायद कोर्ट ने उस बच्चे के अपीयरेंस को ध्यान में रखते हुए ये सोचा हो कि नहीं यार, हो सकता है कि शायद ये बच्चा अडल्ट हो या एफआईआर लिखने में एग्जैक्टली 15 साल की उम्र हो गई हो। एग्जैक्टली ये हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि बीइंग अ लॉयर, बीइंग एन एडवोकेट, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें इस प्ली को रेस प्राइमा कर फेसाई रेस करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैम यहाँ भी जब हम लोग हाई कोर्ट में ऐसे केसेस देखते हैं तो जाहिर सी बात है, कोर्ट कहती है कि आप कोई ऐसा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए जिसमें कम से कम उसकी एज का जिक्र हो, चाहे वो क्लास 10th का एग्जैक्टली सर्टिफिकेट हो या आपकी नगर पालिका के द्वारा इशू किया गया कुछ हो, या बर्थ सर्टिफिकेट हो या नगर पंचायत का हो या आधार कार्ड हो। और अगर मैम कुछ भी नहीं होता तो आई थिंक एक ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो उसके हिसाब से इसी फिर उसकी एज को डिटरमाइन किया जाता है। तो जो इसी के लिए केस मैं आपको तो जो केस मैम इसी आप के लिए बता मैं रही हैं बताना ये तो चाहूंगी। कम्प्लीटली मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, जितना अभी तक मैंने आपसे सुना एग्जैक्टली है। दिस इज miscarriage ऑफ जस्टिस, प्रॉपरली एंड प्योरली miscarriage ऑफ जस्टिस। बेसिकली इसमें हमें यही करना चाहिए। इफ अगर हम ये देखें, सेक्शन 94 आपका क्लॉज 2 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जी। का, वो ये डिटर्मिनेशन ऑफ एज की बात कर रहा है, जैसे आपने बताया अभी हाँ हाँ कि हाई कोर्ट में भी जब आप देखते हैं तो इनिशियली भी जब भी हमें ऐसा लगता है कि जो जुवेनाइल है, हमें उसकी एज को क्लेम करना है या इस पॉइंट को रेज करना है, तो हमें सबसे पहले अपना जो डेट ऑफ बर्थ, जो बर्थ सर्टिफिकेट अगर कहीं किसी स्कूल से या कोई डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ स्कूल से या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होता है, तो वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट माना जाता है बिल्कुल बिल्कुल। जो कि आपकी एज को डिसाइड करता है। और इन द एब्सेंस ऑफ दैट सर्टिफिकेट हम बात करते हैं कोई भी ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट जो किसी कॉर्पोरेशन ने इशू किया हो, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऐसा कोई और सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, तब हम ऑसिफिकेशन टेस्ट में जाते हैं, और ये हमारा सबसे लास्ट स्टैंड होता है, जो ऑसिफिकेशन जी। टेस्ट है। तो हिना मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आमतौर पे एक ऐसा बच्चा जो कन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, तो जब उसकी एज को डिटरमाइन किया जाता है तो उस दौरान बीइंग एज ए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किन किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है? बेसिकली क्या होता है ना, जब कोई भी चाइल्ड जिसको एप्रीहेंड किया गया इस रीजन से कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, जी। चाहे वो आईपीसी का ऑफेंस हो, बीएनएस का ऑफेंस हो, या कोई भी अदर ऑफेंस हो, पॉक्सो हो, या कोई भी बिल्कुल। लॉ जो फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स है, अगर कोई भी ऑफेंस उसने कमिट किया है, तो जब भी उसको एप्रीहेंड किया जाएगा, जी। बेसिकली आपका लॉ प्रोवाइड करता है कि या तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, या तो कोई स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बिल्कुल होगी बिल्कुल। उसको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जब जब भी पुलिस उसको एप्रीहेंड करेगी तो और वो जुवेनाइल पाया जाएगा, तो उसको जेजे बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। ओके। अब जेजे बोर्ड जिस समय उस जुवेनाइल को लाया जाता है, तो वो इंक्वायरी करती है सबसे पहले उन सर्कमस्टांसेस के बारे में जिन सर्कमस्टांसेस में उस बच्चे ने ऑफेंस कमिट किया कमिट है। किया है। उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। क्या उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, हम्म। इन्वायरमेंट कैसा है, कैसी कंपनी में वो रहता है, ओके। क्या क्या, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बेसिकली ड्यूरिंग द इंक्वायरी जो जेजे बोर्ड है वो उनको कंसीडर करता है। तो और हिना जब जी। हम डिटर्मिनेशन ऑफ एज की बात करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया, तो वो सारे प्रूफ, जब तक कि वो प्रूफ आप नहीं सबमिट कर देंगे उसके एज से रिलेटेड, जब अगर जेजे बोर्ड को देखो लगता है प्राइमा फेसाई की ये तो बच्चा है, सच में ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है। तो वो वैसे भी उसके अकॉर्डिंग ही इंक्वायरी करेंगे। लेकिन जहां पे ये चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है असरटेन करना कि एज क्या है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप, जैसा भी हमने डिस्कस किया कि वो सारे बर्थ सर्टिफिकेट और अदर सर्टिफिकेट्स या फिर ऑसिफिकेशन टेस्ट, जी। वो सब किया जाएगा, और तब तक उसको रिफॉर्मेशन सेल में रखा जाएगा, प्लेस ऑफ सेफ्टी पे रखा जाएगा। ओके। तो हिना मैम, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब मैं जेजे एक्ट को पढ़ रहा था तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे यूनिक शब्द नज़र आए, जैसे कि यहाँ पे
अरेस्ट शब्द नहीं है, यहाँ पे एप्रीहेंड वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पे ऑफेंस नहीं है, पे चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विथ लॉ है। तो मैम इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब इसको एक नॉर्मल ले मैन की लैंग्वेज में एक आम इंसान क्या समझेगा कि क्या होता है ये? देखिए, अगर हम बात करते हैं ना, देखो जैसे मैंने भी बताया कि ये चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर के बारे में बात करता है ना? तो हम कभी भी जब अरेस्ट अगर वर्ड भी यूज होता है ना, तो अरेस्ट का मतलब ही आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में ही ऐसा चला जाएगा, अरे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अब क्या होगा, अब तो जेल भेजा जाएगा, है ना? तो एप्रीहेंशन का मतलब हो गया कि आपने उस चाइल्ड को एप्रीहेंड तो किया है, लेकिन आप उसे जेल नहीं भेज रहे हैं। अब आप उसको आप उसको जेजे बोर्ड के सामने इंक्वायरी के लिए भेजेंगे। बिल्कुल। और मैम एक जो शब्द है चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, इसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है? एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं ना चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो अगर आप जेजे बोर्ड का आप जब डेफिनेशन सेक्शन देखेंगे तो डेफिनेशन सेक्शन में जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ आपके डेफिनेशन दी गई है 2 क्लॉज 13 में, वो ये कहता है कि जब भी कोई ऐसा बच्चा जो कि 18 ईयर्स से कम है, ये तो हमें चाइल्ड से ही पता चल गया, उसने कोई भी किसी भी एक्ट में कोई ऑफेंस किया या किसी एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट किया, तो वो ऐसा जो चाइल्ड है उसको चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ कहेंगे। एग्जैक्टली, है ना? तो अब क्योंकि हम पनिशमेंट तो उसको दे नहीं रहे, पनिशमेंट तो वर्ड ही उसके लिए यूज करना गलत होगा। अगर हम इसके फ्रेमवर्क को देखें, हम तो उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उसने जिन जिन परिस्थितियों में वो ऑफेंस कमिट किया है, उन परिस्थितियों पे काम करना चाहते हैं। तो हिना मैम यहाँ पे 2 शब्द और निकल कर आते हैं, एक तो मैम है आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और एक मैम वर्ड है यहाँ पे कमिटी। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या ये दोनों चीज़ें एक हैं या दोनों अलग अलग है और इनके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली अगर हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात करते हैं तो ये दोनों ही डिफरेंट होंगे। और जब भी और दोनों ही डिफरेंट सिनेरियो में काम करते हैं। कोई भी चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ होगा, वो ऐसा चाइल्ड, आप अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे कि वो चाइल्ड जिसने कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि हम समझ उसी से पाएंगे, वो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है। उस केस में उस चाइल्ड के उस सिनेरियो को जो भी इंक्वायरी की जाएगी, उससे रिलेटेड जितने भी असेसमेंट किए जाएंगे इनटू द गिल्ट, वो सभी काम जेजे बोर्ड का है। यानी कि अगर हम प्रैक्टिकली समझे तो ये कि एक चाइल्ड जिसने ऑफेंस कमिट किया, अब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है यहाँ कोई भी स्पेशल पुलिस यूनिट ऐसी है नहीं, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो नॉर्मल पुलिस है वही काम करती है, ठीक है ना? तो जब भी पुलिस ने उसको एप्रीहेंड किया, एप्रीहेंड करके वो सीधा उसको जेजे बोर्ड के पास भेजेगी। ठीक है। अब जेजे बोर्ड का काम यहाँ से शुरू हो जाता है। अब जेजे बोर्ड का मेंबर जो भी होंगे बोर्ड के मेंबर्स, अब वो इंक्वायरी अपनी शुरू करेंगे। तो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ का जो कनेक्शन है वो जेजे बोर्ड से है। लेकिन अगर हम बात करते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, तो उसके लिए आपको एक और चाइल्ड की कैटेगरी मिलेगी, वो मिलेगी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ओके, तो 2 क्लॉज 14 कहता है जी। तो चाइल्ड इन नीड, हाँ जी। तो हिना मैम, जैसे कि आपने यह कहा कि आमतौर पे जब भी कोई बच्चा कन्फ्लिक्ट विद लॉ होता है, तो आमतौर पे नॉर्मल पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा जाता है, फिर उसको जेजे बोर्ड के सामने पेश किया जाता है। तो क्या मैम यहाँ पे भी कुछ ऐसा रूल्स या रेगुलेशंस हैं कि अगर कोई लड़की है जुवेनाइल, तो उसको सिर्फ एक फीमेल पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही पकड़ा जाएगा या एप्रीहेंड किया जाएगा, या मैम उसके लिए क्या होता है? क्योंकि मैम अगर हम ऐसे बच्चों की बात करें जो 18 साल से कम के हों, तो जितनी मेरी सोच या समझ है मैम, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि 90% केसेस के अंदर जो आपकी कैचिंग अथॉरिटी है या होल्डिंग अथॉरिटी है, हो सकता है वो फीमेल पुलिस ऑफिसर ही हो। तो क्या मैम वाकई में ऐसा होता है या प्रॉपर मेल पुलिस ऑफिसर को ही डेप्यूट किया जाता है ऐसे कामों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, स्पेशल पुलिस तो नहीं होती है, ये तो पता ही है, लेकिन नॉर्मल पुलिस भी होती है, बट हाँ, फीमेल पुलिस ऑफिसर जरूर होती है। बल्कि वो हर चाइल्ड के केस में भी वो जरूरी है। और इवन ऐसे केसेस में जितने भी एनजीओज हैं जो आगे बढ़ के इसके लिए काम कर रहे हैं ना, उनकी भी हेल्प ली जाती है। तो मैम अगर हम इसको ये मान के चले कि जो आपका जेजे एक्ट है, कहीं ना कहीं ये आपके नए वाले बीएनएसएस के द्वारा भी गवर्न होता होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती होगी, काउंटर साइन होता होगा, अगर आप किसी व्यक्ति या बच्चे को एप्रीहेंड कर रहे हैं, उसकी फैमिली के रिलेटिव वगैरह को कॉल किया जाता होगा, क्योंकि मैम ये भी आपका एक प्रोसीजरल लॉ भी है, तो जाहिर सी बात है बीएनएसएस इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगा। देखिए, जहां तक हम बीएनएसएस की बात करते हैं ना, तो जहां पे देखिए, ये जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, ये अपने आप में एक कंप्लीट एक्ट है, ठीक है। ये बात करता है जुवेनाइल से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे, तो जहां तक है सारा प्रोसीजर आपके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दिया गया है, ठीक है।
सिर्फ कुछ ऐसे प्रोसीजर जहां इस एक्ट में जो प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं उनके लिए आप बीएनएसएस पे रिलाई कर सकते हैं, अदरवाइज सारा प्रोसीजर आपके जेजे एक्ट में दिया गया है। ओके। तो अगर मैम मैं ये कहूँ कि ये आपका एक स्पेशल लॉ है और इसका एक ओवरराइडिंग इम्पैक्ट होगा ओवर द बीएनएसएस, अगर प्रावधान इसके अंदर दिए गए हैं, तो क्या ये कहना बिल्कुल सही होगा? बिल्कुल सही होगा। स्पेशल लॉ है, हाँ। जुवेनाइल से डील करता है, जुवेनाइल्स के लिए इकलौता एक्ट है और इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट डेफिनेटली होगा अगर प्रोविजंस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दिए गए हैं। तो मैम आप, जब से हमने इस चर्चा की शुरुआत की है, आपने फ्रिक्वेंटली एक वर्ड यूज़ किया, चाइल्ड फ्रेंडली। तो मैम ये चाइल्ड फ्रेंडली क्या होता है? मतलब क्या वहाँ पे कार्टून चलाए जाते हैं या पेंटिंग अलग होगी या कोर्ट रूम का सीन कुछ अलग होगा? मतलब चाइल्ड फ्रेंडली से मैम क्या आम जनता समझेगी बात को? चाइल्ड फ्रेंडली से रवि बेसिकली ये होगा कि एक तो देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपने किसी चाइल्ड को एप्रीहेंड किया है ना, तो वैसे तो कहा जाता है कि उसको जेल में या लॉकअप में नहीं डाला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं डाला जाएगा, ठीक है ना? ये बिल्कुल। बेसिकली बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि चाइल्ड को जब भी एप्रीहेंड किया जाएगा उसको जेल में या लॉकअप में नहीं डाला ठीक जाएगा। है। तो चाइल्ड फ्रेंडली एक आपका इस सेंस में कि जब भी कभी चाइल्ड को अप्रीहेंड करके लाए तो आप उसको लॉकअप में नहीं रखेंगे, आप उसको वहीं पे प्लेस ऑफ सेफ्टी पे कहीं भी आप बैठाएंगे, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। या आप जल्द से जल्द जो भी कार्यवाही करनी होगी वो जल्द से जी। जल्द करेंगे, ठीक है? और जहां तक है कि पॉसिबल हो तो एनजीओज में जो भी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन सबकी हेल्प ली जाती है। और अगर मैम हम कोर्ट के सेंस में बात करें, तो मैम कोर्ट के सेंस में चाइल्ड फ्रेंडली से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, चाइल्ड फ्रेंडली अगर कोर्ट के सेंस में बात करें तो ये कहा जाता है कि भाई जितनी भी अगर हियरिंग होगी तो उसके जो घर वाले होंगे, पेरेंट्स होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, जी। वो वहां अवेलेबल रहें, ओके। है ना? या अगर इनको एप्रीहेंड भी करके लाया जाता है तो उनको फैमिली मेंबर से मिलने दिया जाए, उनको इन्फॉर्म किया जाए, उनसे उसकी मुलाकात होती रहे। कहने का मतलब ये है उसको किसी भी तरीके के टॉर्चर्स का सामना ना करना पड़े ओके। तो मैम क्या या इसकी जो किसी भी ऐसी प्रोसीडिंग्स, जी, तो मैम जो इसकी जो प्रोसीडिंग्स होती है, क्या ये कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है या इसमें आम जनता भी एज अ व्यूअर जा सकती है कोर्ट रूम के अंदर? देखिए, अब ये तो जेजे बोर्ड की प्रोसीडिंग्स हैं, हम्म। ठीक है? तो बोर्ड के सामने प्रोसीडिंग होती है, तो अब आप देखिए बोर्ड के सामने ऐसा पूरा प्रॉपर कोई कोर्ट रूम वाला तो आपका एम्बियंस होता नहीं ठीक है ना? वो जी। बहुत ही फ्रेंडली प्रोसीडिंग्स वहां पे होती हैं। 3 मेंबर बैठे होते हैं और वो 3 मेंबर जो होंगे, 2 सोशल वर्कर होंगे उसमें हाँ हाँ। और एक आपके प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। अब जी। वो जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट भी होते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं। ओके। या तो वो एमएम होंगे, मेट्रोपॉलिटन ठीक है। मजिस्ट्रेट, या वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे। जी। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्लस जो 2 मेंबर्स होते हैं वो सोशल वर्कर्स होते हैं, सोशल वर्कर जो होते हैं। बेसिकली इसी सोशल वर्क के रिगार्डिंग ही काम करते हैं। और उनमें वो जो मेंबर्स होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या उन्होंने ऐसी पढ़ाई की होती है और उनको एक्सपीरियंस होता है ना? अब पूरा प्रॉपर ये 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। कोर्ट रूम का कोई ऐसा मतलब एम्बियंस नहीं होता या पूरा इन्वायरमेंट कोर्ट रूम वाला नहीं होता है। नॉर्मल प्रोसीडिंग चलती है बट वहां पे सभी सारे जुवेनाइल्स ही अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल। तो हिना मैम, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं इसकी प्रोसीडिंग्स की, तो आमतौर पे क्या जो नॉर्मल ट्रायल में चीज़ें होती हैं, विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है, फिर क्रॉस होता है, फिर री होता है? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछा क्योंकि अभी हाल ही में कोई वेब सीरीज़ थी पंकज त्रिपाठी की, तो वो मैम बेसिकली जेजे बोर्ड के ऊपर ही पूरा बेस्ड थी। वहाँ पे एक लड़के के ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि उसने खुद अपनी बहन की हत्या की है। तो वहाँ पे जो मैम मैंने देखा है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पुलिस के ऑफिसर मौजूद रहते हैं या थोड़ी बहुत आम जनता मौजूद रहती है या बोर्ड के मेंबर भी मौजूद रहते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आखिर इन सब का जो एक बेसिक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ताकि एक बच्चे के मन से जो कोर्ट का जो भय है उसको समाप्त करना या बच्चे को काफ़ी हद तक रिलैक्स करना कि बेटा ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्या व्यू है? जिस सीरीज की आप बात कर रहे हैं रवि, वो मैंने भी देखी है। जी। उसमें बेसिकली अगर आपको याद हो तो उसमें उसका सेक्शन 15 की एप्लीकेशन लगाई गई थी उसका एडल्ट ट्रायल करने के लिए। एग्जैक्टली शायद आप मैम, उसी बिल्कुल सीरीज की बिल्कुल। बात कर रहे हैं ना, क्रिमिनल अलाउ जस्टिस मैम, और जी उसमें जी बिल्कुल। आपको याद होगा उसमें साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को बुलाया भी था कि उसकी मेंटल जो हाँ हाँ, उसका उसका टेस्ट लिया हुआ डेवलपमेंट था है उसको मैम। देखा जाए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली। हाँ, तो जैसे वो प्रोसीडिंग्स आपने देखी थी ना, नॉर्मल कोई कोर्ट रूम वाला बिल्कुल हॉल बिल्कुल। नहीं था और एक नॉर्मल वैसे ही प्रोसीडिंग्स चलती हैं। वो ही यहाँ भी बेसिकली जो बोर्ड है वैसे ही उनकी सिटिंग होती है। ओके ओके। अब हाँ, मैम, फैमिली मेंबर्स भी अवेलेबल होते हैं और जी बाकी जी। आपके लॉयर्स भी तो अवेलेबल। मैम अब मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात और जानना चाहूँगा कि मैम आपको नहीं लगता है कि आज का जो युवा है, क्योंकि देखिए मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें और आपको इस आर्ट की जानकारी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने एलएलबी की, एलएलएम किया या प्रैक्टिस की,
बट मैम आज का जो युवा है, जो बच्चे हैं, अगर हम उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं बिलो क्लास 10th या 12th, तो मैम आपको नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में जो हमारे कुछ बेसिक लॉज हैं, जैसे पॉक्सो हो गया, आपका जुवेनाइल जस्टिस हो गया, आपके बहुत ऐसे शोषण के रिगार्डिंग में बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए बीइंग एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि हम स्कूलों में जाके या वहाँ से टाई अप करके उनको इस बारे में बताएं, क्योंकि मैम डैम श्योर कि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को बेसिक जानकारी भी नहीं होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जब जानकारी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है मैम वो एक्ट कमिट करेंगे, और उनको क्या पता कि उनके द्वारा जो किया गया एक्ट है वो ऑफेंस की परिभाषा के दायरे में आ रहा है। क्योंकि देखिए मैम, आज आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं वहाँ पे भी आपने देखा होगा बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है। द रीज़न इज़ दैट कि कहीं ना कहीं हम जब उन चीज़ों से संकुचाए, शर्माए या हमने हेजिटेट किया, और वही चीज़ें हमारे बच्चों ने फेस की और उसके ऊपर सरकार ने एक्शन लिया। तो अभी मैम एक जो आपने वर्ड यूज़ किया था दैट इज़ कॉल्ड कि हमारे सामने क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में रखते हुए। तो आपका क्या सजेशन है मैम कि कैसे इस एक्ट को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है वो एक समाज में अपनी बेहतर भूमिका को अदा कर सके? जी बिल्कुल रवि, आपने जो ये बात बोली है बिल्कुल सही है। और मैं आपको बताऊं, काफी हद तक ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए भी जा रहे हैं स्कूलों में जाके। बिल्कुल ये पॉक्सो से रिलेटेड मैटर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस बच्चों को दी जा रही है, स्पेशली गर्ल्स को भी। हाँ स्पेशली। और जहां तक कि प्रोग्राम्स की और इनकी बात है, तो हाँ अभी भी हमें इस पे काम करना बहुत ज्यादा अभी भी बाकी है ना। सिर्फ ये छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम से तो नहीं हो पाएगा। और ये बात भी कहना बिल्कुल सही है कि जो बहुत ही कम एज के आजकल बच्चे हैं वो ऑफेंसेस कमिट कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, एक केस आया था, उसमें एक बच्चा, उसने सबसे पहले स्नैचिंग का ऑफेंस कमिट किया। उस समय वो 17 या 17.5 साल का था। ठीक है। एक साल भी उसमें, अब क्योंकि वो चाइल्ड था तो थोड़े टाइम बाद उसको बेल मिल गई जी। उसने 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था तो उसने एयर फायर कर दिया। अच्छा। वो ऐसा मतलब उसकी कंपनी हो गई कि वो किसी ना किसी केस में फंसता जा रहा था। अब फाइनली मैं आपको बताऊं, अभी आप सुनिए, फाइनली क्या हुआ। फाइनली थोड़े दिन पहले पता चलता है, उसके घर से ही फोन आता है कि ही हैज कमिटेड मर्डर एंड नाउ ही इज अबव 18। अब तो उसके बचने का कोई चांस नहीं है, अब तो वो जुवेनाइल रहा नहीं। लेकिन जब हमने बात करनी शुरू की तो हमें ये पता चला, बेसिकली देखिए साइकोलॉजी समझना हमें भी जरूरी है। हम उससे जेल मीटिंग करने गए तो हमें पता चला, और बाकी उसकी फैमिली से भी बात करने पे हमें पता चला कि उसकी जो बेसिकली कंपनी थी वो खराब थी, बिल्कुल खराब थी। और कहीं ना कहीं जो कमी रही वो उसके सुपरविजन में, उसकी फैमिली सुपरविजन में कमी रही। क्यों रही वो कमी? क्योंकि देखिए आज की डेट में अगर आप बाहर पेरेंट्स कमाने नहीं जाएंगे तो काम नहीं चल पाएगा, है ना। और अगर बात करते हैं बच्चों के सुपरविजन की, तो अगर हमें ये पता चल रहा है कि हमारे बच्चे की कंपनी बिगड़ रही है तो उसको हमें और एक्स्ट्रा सुपरवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा। उसके साथ जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ाई कर नहीं रहे हैं। तो जब वो पढ़ नहीं रहा है ना, उसके पास कोई काम नहीं है ना, तो वो जरूर बैड कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो मैं कहूंगी वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पेरेंट्स की। आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बाद में। बट सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी तो जो प्रॉपर स्कूलिंग है विद्या भारती से हुई है, सरस्वती शिशु मंदिर, उसके बाद रानी रेवती देवी, देन आई वेंट टू GIC, उसके बाद सारी स्कूलिंग मेरी कंप्लीट हो गई। तो मैम अगर मैं उस दौर को देखता हूँ तो वहाँ पे मैम हमारे जो टीचर्स थे, अगर वो हमारे मोहल्ले से गुजर जाते थे ना तो सांसें रुक जाती थी, पटक पटक कर धोते थे, जिसको प्रॉपर धोना कहते हैं ना। और घर वाले भी फिर पटक के मारते थे कि तुमने ऐसा काम किया क्यों। अब क्या है मैम, अभी जो पिछले आप 5 या 6 साल का कल्चर देखेंगे तो यहाँ पे तो मैम ये है कि जो टीचर्स हैं वो भी मैम काफ़ी डरे हुए हैं। दे नो दैट वेरी वेल कि दैट पर्टिकुलर बच्चा इज़ डूइंग रॉन्ग। डिस्पाइट ऑफ दैट मैम उनकी कहने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि मैम मैंने खुद ऐसे केसेस पर्सनली देखे हैं जहाँ पर एक टीचर ने बच्चे को कुछ डांट दिया, या हो सकता है थोड़ा बहुत मार दिया हो कि पढ़ाई नहीं कर रहा होगा या उसकी संगत बुरी हो गई होगी, और बच्चे ने सुसाइड कर लिया और पता चला गुरुजी जेल के अंदर चक्की पीस रहे हैं। और इवन दो मैम जो प्रेजेंट सीन है यहाँ पे, इवन कि माता पिता, अगर आप घर में होम ट्यूटर भी बुलाती हैं या बच्चा स्कूल जाता है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की।
तो मैम सवाल ये है कि जो आप सुपरविजन की बात करें ना, अब मैम सीन हल्का सा चेंज हो चुका है। अब तो बच्चे अपने माँ बाप को सुपरवाइज कर रहे हैं, माँ बाप की हिम्मत नहीं पड़ रही अपने बच्चों से खुल के वो डांट भी सकें। तो मैम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए? लेकिन रवि, देखिए, मैं इस चीज को किस लिए आपसे शेयर कर रही हूँ, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पहले तो वो पर्सन आप ही है ना जो उसको सुपरवाइज करेंगे, जो ये जानेंगे पहचानेंगे कि आपका बच्चा गलत जा रहा जी है ना। पहली तो आपकी है। और अगर हम बात करें स्कूल्स में अवेयरनेस की या सोसाइटी को अवेयर करने की, जी या देखिए, वो तो आती ही बाद में है, पहले तो फैमिली आती है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना। अपने बच्चे को तो हम ही बचा सकते हैं ना, कोई सोसाइटी तो उसको बचाने नहीं आएगी। उसको हमें खुद ही प्रोटेक्ट करना है। और उसके बाद हमें देखिए बहुत ज्यादा जरूरत ये भी पड़ रही है कि हमें एक उनको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हमें फ्रेश स्टार्ट करने में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जी मान लीजिए एक बार बच्चे से अगर कोई गलती हो गई, बच्चे ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, अब हमारा एक्ट तो कहता है कि भाई हमें तो उसे रिहैब करना है, बिल्कुल। हमें तो उसको एक फ्रेश स्टार्ट देना है ताकि वो सोसाइटी में अपने आप को रीइंटीग्रेट कर सके, जी है ना। उसके लिए तो प्रोविजंस या उसके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स तो वो गवर्नमेंट को चलाने होंगे, चलाने होंगे। और है ना। आप और और आपको नहीं लगता मैम कि जो लॉज की बातें जो मैंने आपसे शुरुआत में की थी, इसके भी कुछ ऐसे चैप्टर्स या कुछ ऐसे सेक्शंस को इनके सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए? और आज नहीं तो कल मैम ये बहुत ज़रूरी है, होगा ही होगा। एग्जैक्टली exactly, ये बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें करिकुलम का पार्ट बनाई जाए, या मैं तो कहती हूँ कि जब एक स्टूडेंट जब 9th या 10th क्लास में आ जाता है ना, उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट उसके सिलेबस में डाल देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि ताकि उसको कहीं ना कहीं अवेयरनेस हो। जुवेनाइल डाल दे, पॉक्सो डाल दे, आईपीसी के कुछ ऑक्सो जो डाल दे। एलिमेंट्स हैं जैसे चोरी हो गई, आपको चकारी हो मैं गई। बताती हूँ रवि, प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ ना, ऐसे बहुत से जुवेनाइल हैं जो खुद ही पॉक्सो के ऑफेंसेस कमिट कर रहे हैं। कमिट कर चुके हैं। और ये प्रैक्टिकली बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है मैम। हाँ, ये माना जाता है कि कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें गलत भी होती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत हो रहा है कि वो खुद भी जुवेनाइल है एंड ही इज कमिटिंग ऑफेंस अंडर पॉक्सो एक्ट। ओके। तो हिना मैम, अब चर्चा को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की वर्तमान एरा के अंदर रिलेवेंसी क्या है, और इसके प्रियम्बल में जिन शब्दों का जिक्र किया गया है, चाहे वो आपका प्रोटेक्शन हो, चाहे वो आपका प्रॉपर केयर हो, चाहे वो आपका ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आपका सोशल रीइंटीग्रेशन हो, इन सारी चीज़ों को हम कैसे अचीव कर सकते हैं आने वाले वक्त में? आपका व्यू क्या होगा मैम? देखिए रवि, अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो कहीं ना कहीं देखिए इम्प्लीमेंटेशन तो लॉ का हो ही रहा है। जी ठीक है। लेकिन जहां पे कमी आ रही है वो कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेशन की कमी आ रही है, जी लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हर किसी के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है बिल्कुल कि बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो इस एक्ट का फायदा ले पाए। जी और इसी के साथ साथ कुछ लैक ऑफ फंडिंग भी होती है। बहुत बार हमारे पास उतना इंफ्रा देने के लिए या इन प्रोग्राम्स को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं फंड्स भी कम पड़ जाते हैं। ऑल्दो हम लोग प्राइवेट एनजीओज और प्राइवेट एजेंसीज का बहुत जो है वो फायदा ले रहे हैं और उनसे बहुत हेल्प ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हमें और ज्यादा एक्टिव करने की जरूरत है। ओके। तो थैंक यू सो मच हिना मैम, थैंक्स फॉर सच योर वैल्यूबल गाइडेंस एज वेल एज योर टाइम। एंड इस उम्मीद के साथ मैम कि बहुत जल्द आपके साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी और एक नए और ज्वलंत टॉपिक को लेकर चर्चा की जाएगी, और इस उम्मीद के साथ कि उस टॉपिक का फ़ायदा लगभग सभी लोगों को मिलेगा। क्योंकि देखिए मैम, अभी जो सेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूँ उसका सिर्फ एक ही बेसिक ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि आमतौर पे जो एक लेमैन है उस तक भी अपनी बात को पहुँचाया जा सके, और अगर उसकी कोई तकलीफ़ है, उसकी कोई दुविधा है, तो वो भी इस चैनल के माध्यम से डायरेक्टली हमें अप्रोच कर सकता है। तो मैं एक बात इसमें ये कहूंगी कि जी ये बात सभी को ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो पहले एक मिसबिलीफ हमारे माइंड में था ना कि जुवेनाइल अगर कोई है तो वो बच सकता है, जी। अब वो नहीं बच सकता नहीं है। बच सकता है। अब वो नहीं बच सकता है। ये बात बहुत पुरानी है कि ठीक है, 3 साल तक मैक्सिमम सजा मिलेगी, लेकिन अब जो प्रोविजन हीनियस ऑफेंस के केस में ऐड किया गया है, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव प्रोविजन साबित होगा, और हो रहा है बेसिकली, क्योंकि जो 16 से 18 ग्रुप वाले बच्चे हैं ना, आज प्रेजेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को देखते हुए जी वो इतने ज्यादा मेच्योर हो चुके हैं कि वो ऑफेंसेस, हीनियस ऑफेंसेस कमिट कर रहे हैं। तो कर कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं उनको ये हार्श पनिशमेंट देके रोका जा सकता है। मैम। तो लोगों के जो माइंड में ये डिसबिलीफ है ना कि सजा नहीं मिलेगी या हम बच जाएंगे, तो जी। ऐसा अब नहीं है, नहीं होने वाला है। बिल्कुल। जी जी। तो हिना मैम, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। एंड मैं चाहूँगा मैम कि आप 2 शब्द इस चैनल के लिए भी ज़रूर कहें, और आपका सजेशन भी मुझे चाहिए होगा ताकि हम इसको और कैसे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। हाँ, तो सजेशन के लिए तो मैं बेसिकली बिल्कुल कहूँगी, ये जो तुम्हारा इनिशिएटिव है, पहली बात तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जी। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि कुछ जनरल टॉपिक्स पे वीडियोस आप बना बना के डालते रहिए, जी। सो दैट आप एक तो आप ये काम करेंगे कि आप अवेयरनेस, बिल्कुल। लोगों में अवेयरनेस आएगी। जी। दूसरा ये भी होगा कि आप जब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स डालते रहेंगे ना, तो आपकी व्यूअरशिप भी बढ़ेगी। जी जी। आप तो खुद ही प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, डिफेंस एडवोकेट हैं, आप तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स डिफेंस के तौर पे ढूंढ ढूंढ के ला सकते हैं और उस पे वीडियोस बनवा के और डाल सकते हैं। बिल्कुल मैम, बाकी ये पूरी कोशिश पॉडकास्ट करने का तो आपका बहुत अच्छा है ही इनिशिएटिव, लेकिन हाँ ये है कि इसके साथ साथ आप दूसरे टॉपिक्स भी साथ में उठाइए एंड वीडियोस टाइम टू टाइम डालते रहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं आपकी जो सजेशन है, जो आपके विचार, को मैं ज़रूर ध्यान में रखूँगा। बिल्कुल। शुक्रिया मैम। ओके, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और मेरे सजेशंस मुझे रखने देने के लिए। थैंक यू सो मच। नहीं मैम, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि आपने अपना वक्त दिया और आज आपने मेरे साथ मंच को साझा किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रवि, थैंक यू, शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच।